Hello guys, now we'll study the class 7th NCERT, our environment chapter 4 air. Okay, so under the air हम यहाँ पे बेसिकली इसके बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ air called atmosphere. Okay, we all know that we are surrounded by the atmosphere, which is a part of earth. Okay, now all living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. बोला जाए तो जितने भी लिविंग बींग्स है, ठीक है, लिविंग बींग्स मतलब क्या होते हैं, दे कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है, और डिस्चार्ज द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एनिमल्स में अपोजिट होता है, ठीक है. तो जो भी लिविंग बींग्स है जो इस अर्थ पे रहते हैं, बेसिकली वो अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होना पड़ता है. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज. बोलता है कि ये जो है एटमॉस्फेयर जो है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम लेते हैं, और हमें हार्मफुल इफेक्ट्स जो सनरेज से आते हैं उससे बचाता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of sun during a day and get frozen during a night. बोला जाता है कि अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी. जैसे कि अगर डे टाइम जो है कि जो सनरेज है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगी, और वो बहुत ज़्यादा सन में इतनी ज़्यादा हीट है कि आपको समझ सकते हो कि सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है इतनी लार्ज होने के बाद भी वो सन हमारे तक पहुंच जाती है. तो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट जैसे एक्ट करता है, और अगर ये नहीं रहा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी. लाइक कि हम डे टाइम में सन की वजह से प्रॉब्लम करेंगे, और विंटर में फ्रोजन, ठीक है, और इवन नाइट में फ्रोजन. सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड अ टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. बोला जाता है कि ये एक ऐसा मास है, ठीक है, और द एटमॉस्फेयर में ऐसे मास का एयर एकोमुलेट है जो बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. देखो हम कैसे समझते हैं कि सी जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स है. स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, मीसोस्फियर, ये एक्सोस्फियर, ये सारी हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है. ये सारी लेयर क्या करती है, हमें हर ना किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है. जैसे स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर से जो हार्मफुल किरणें आती है उसके रोकती है. तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो पूरी लेयर्स है वो एक ब्लैंकेट जैसे एक्ट करती है, और ये एयर जो है उसने ऐसा एक टेम्परेचर बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है टेम्परेचर को, जिससे हम जी सकते हैं, ठीक है. नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंपोजिशन क्या क्या है उसका, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली गई है. बेसिकली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, और चीज़ें, ठीक है. जो कार्बन नाइट्रोजन जो है 78% इंक्लूड है, 78%, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है. आर्गन जो है 93% है, और बाकी चीज़ें जो 0.4% है. ऑक्सीजन 21%. तो आप देख सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी चीज़ें. ये सारी इसका कंपोजिशन है, ठीक. कई बार यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कौन सी गैस पाई जाती, ठीक है. तो नाउ यहाँ पे देखते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. मतलब आप देख सकते हैं 78 + 21%, ठीक है. ये बेसिकली कितना है कि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर द फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम क्वांटिटीज़ में पाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है. एयर, ठीक है. देखो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा क्लाउड है, ठीक है. तो इसमें ये सारी गैसेस तो हैं, ठीक है, पर अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें बहुत सारी एयर पार्टिकल्स भी और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं. गॉट इट. नाउ सी हियर वन, द पाई चार्ट गिव्स यू परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ठीक है. यहाँ पे 4.1 में एक पाई चार्ट है, हम आगे देखेंगे. वहाँ पे उसने अलग अलग जो
एयर है उसमें अलग अलग चीज़ों की गैसेस की कंस्टिट्यूएंट को बताया गया। नाइट्रोजन इज़ अ मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है जो एयर में पाई जाती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। बोला जाता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, बेसिकली हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है, कई बार नाइट्रोजन के भी कुछ परसेंटेज हमारे लंग्स में आ जाते हैं, पर लंग्स क्या करता है उसे एक्सहेल कर देता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बट आपको पता है कि जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, सेम जो प्लांट्स होते हैं उनको उनके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बेसिकली जो प्लांट है वो एयर के थ्रू डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो कैसे लेते हैं। Bacteria that live in the soil and roots of the some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई विल ट्राई, ठीक है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है, इसने एयर से ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के कुछ परसेंटेज आ गए, ठीक है। अब इसने क्या किया, सपोज ये जो पर्सन है इसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेथ हो गई, ठीक है। अब ये डेथ हो गई तो इसकी जो बॉडी है वो एक डेड बॉडी बन गई, समझ गए आप, ठीक है। नाउ अब ये डेड बॉडी क्या हो गई, ये एक सॉइल है, इस डेड बॉडी को इस गड्ढे में डाल दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या किया गया कि थोड़े टाइम के बाद जब ये डेड बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाती है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा काइंड का, मतलब पूरी सॉइल में मिक्स हो जाती है। नाउ अब हम समझेंगे कि अब ये सॉइल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉइल है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा गया था। अब यहाँ पे कोई प्लांट लगाया गया, ठीक है। अब प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। सी, अब प्लांट में कोई या जो रूट होते हैं प्लांट के रूट में, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो प्लांट इनहेल कर सके। गॉट इट। तो नाइट्रोजन साइकिल जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट तक कैसे पहुँचता है। नाउ ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल गैस इन द एयर। ओके, हमने देखा 78% नाइट्रोजन है, अपार्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन है जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ठीक है, बोलता है कि जो ह्यूमंस बीइंग हैं और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से जब वो सांस लेते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। बोला जाता है इस वे में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है एयर में। इफ़ वी कट ट्रीज दैन बैलेंस गेट डिस्टर्ब। ठीक है, लेकिन अगर हमने प्लांट को कट कर दिया, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और कंजप्शन और कार्बन डाइऑक्साइड मान लो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स हमें ज़्यादा लगाना चाहिए। बेसिकली अगर प्लांट्स रहेंगे तब भी ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल पॉसिबल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ठीक है, हमने दो गैस के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमने देखा नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, नाइट्रोजन का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, प्लांट प्लस ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो अपने फूड बनाने के लिए। ठीक है, हमने देखा कि प्लांट्स ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि सपोज हमने कुछ अमाउंट में जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं ये ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है, ये CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ CO2 को क्या कर रहे हैं, प्लांट इनहेल कर ले रहा है। तो जो एक्सेल ठीक है, और इनहेल को ये इक्वल है, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए। नाउ हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऑल्दो ह्यूमन बीइंग और प्लांट के बीच में ये बैलेंस तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फ्यूल्स होता है, कोल की बर्निंग होती है, ऑयल की बर्निंग होती है। उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ऑब्वियसली मान लो प्लांट्स उतने ही इनहेल करेंगे जितनी उनको ज़रूरत है, और डे बाई डे क्या हो रहा है, प्लांट्स की कटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने की क्वांटिटी कम हो रही है, बट कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। मतलब समझ सकते हैं इनहेल रेट कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सेल। They eat billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year, ठीक है। बोला जाता है ये सब चीज़ जो है, बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है, कोल, ऑयल, ये सब क्या करते हैं, हर एक साल बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। नाउ एज अ रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसकी मात्रा इंक्रीज होती है इन्वायरमेंट में, तो हमारा वेदर और क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स में कुछ चीज़ें देखे हैं, उसको पढ़ते हैं। उससे पहले हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने देखा कि व्हाट इज़ अ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या कहता है, तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट जैसे है, वो जो हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, और कूलिंग से भी, मतलब हीट और कूलिंग से दोनों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो और ये दोनों को बैलेंस करके रखता है, इसलिए हम जी सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ा कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या क्या चीज़ हमने देख लिया। 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% आर्गन है, और बाकी गैसेस हैं, ठीक है, 0.4%। ये कंस्टिट्यूशन देख लिया, ठीक। अब हमने अब क्या करना है, जो अलग अलग गैसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखना है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, हमने नाइट्रोजन का देखा कि प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन में हमने देखा प्लांट प्लस ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद थर्ड जो थी इंपॉर्टेंट गैस CO2 में हमने देखा कि ये प्लांट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और बेसिकली ये प्लांट के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि डे बाय डे जैसे कि हमारा नेचर जैसे है और हम ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, तो यहाँ पे CO2 क्या होता था, पहले बैलेंस्ड कंडीशन में रहता था, ठीक है, मतलब इनहेल इक्वल रहता था एक्सेल के। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बर्निंग एक्टिविटी, फ्यूल एक्टिविटीज़, ये क्या हो गया, इनहेल जो हो गया वो लेस देन हो गया एक्सेल के, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन रेट बढ़ते गया, लेकिन उसको इनहेल करने वाले कम हो गए। कैसे, क्योंकि देखो उसको हम समझते हैं, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई, ठीक है, बिल्डिंग्स बनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ से क्या हुआ, प्लांट भी डिक्रीज़ हुआ। अब प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, वो प्लांट तो ऑलरेडी कट गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाने वाली चीज़ें बढ़ गई। इससे क्या होगा, CO2 की मात्रा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ड्यू टू अनबैलेंस्ड नेचर CO2 की मात्रा जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, इससे क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे, बेसिकली अगर CO2 इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी पूरी वेदर कंडीशन सब चीज़ इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और इवन लाइफ सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो बेसिकली हमारा पे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इटसेल्फ में इतना बैलेंस्ड नेचर में है, लेकिन हमने हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे हम CO2 के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ। बोला क्या जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्रिएट की जाती है, ये क्या करती है कि बेसिकली जो हीट रेडिएट होता है वो क्या करता है, उसको ट्रैप करता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। बेसिकली हम समझ सकते हैं जैसे ये CO2 है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में हीट रेडिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस में आता है। विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, ठीक है। ये देखो ऐसी बात नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ख़राब है, ये हमारी हीट बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। नाउ however, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth। बोला जाता है कि लेकिन जो इसका जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ हो गया है फैक्ट्री स्मोक कार फ्यूम्स की वजह से, और जो हीट रिटेन हो रही है वो टेम्परेचर में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हिमालयन जो है वहाँ पे माउंटेन जो है वो बेसिकली आइस से कवर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि हमने देखा था कि आइस क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मेल्ट हो जाती है। एज द रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉसिंग फ्लड एट द कोस्टल एरिया। आप समझ सकते हो कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। CO2 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। तो जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, और आइस जो मेल्ट होगी तो सी लेवल मेल्ट हो गया, इंक्रीज़ हो गया, सॉरी सी लेवल इंक्रीज़ हो गया, ठीक। अब देखो सी लेवल इंक्रीज़ हो गया तो फ्लड के चांसेस बढ़ गए कोस्टल एरिया में, ठीक है। This may be drastic changes in the climate of place leading to extinctions of some plant and animals in the long run, ठीक है। जनरली इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो इससे क्या होगा कि बहुत से प्लांट्स एनिमल इवन ह्यूमन बींग्स के लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमने उसमें से अभी 3 टॉपिक डिस्कस किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों का यूज़ पढ़ा, तीनों का डिसएडवांटेज पढ़ा। हमने सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बैलेंस ना होने की वजह से ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे हार्मफुल है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉयड दिस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओके।